चैप्टर नंबर 1 पार्ट बी रिस्क हो गया था। रिस्क मैनेजमेंट कर लिया था। कंट्रोल हम लोग रीड कर रहे थे। 3 टॉपिक कंट्रोल में हमने कर लिया था। कंट्रोल का मीनिंग हमने करा था, इंपॉर्टेंस ऑफ आईटी कंट्रोल और अप्लाइंग आईटी कंट्रोल हम लोगों ने देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंट्रोल को डिफाइन किया था कि कंट्रोल इज डिफाइंड एज पीपीपी, पॉलिसी प्रोसीजर प्रैक्टिस एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर that are designed to provide reasonable assurance that business objectives are achieved and undesired event are prevented or detected or and corrected हमारे लिए हो जाएंगे। 3 टाइप का होता है, मैनुअल, ऑटोमेटेड एंड सेमी ऑटोमेटेड। परचेज टू पे का एक साइकिल एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, मैनुअल, ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड पर। इंपॉर्टेंस क्या रहता है, तो बेसिकली ना इससे एक तो ऑब्जेक्टिव अचीव होता है और मिटिगेट रिस्क को हम लोग कम कर पाते हैं आईटी कंट्रोल की वजह से। आईटी कंट्रोल 2 टाइप का होता है, 2 तरीके से अप्लाई किया जाता है, जनरल कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। ये मैक्रो लेवल का होता है और ये पूरे आईटी एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है। वहीं एप्लीकेशन कंट्रोल बेटा हमारे लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर हम लोग डालते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कंट्रोल, आईटी जनरल कंट्रोल में हम लोगों ने कहा था ये पूरी आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन के आईटी एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट डालेगा। लाइक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होना चाहिए, एएए एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस एंड ऑथेंटिकेशन हमारे लिए होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए की आईटी फंक्शन, मतलब सेग्रेशन ऑफ ड्यूटी के अकॉर्डिंग एक्सेस सबको अलग अलग मिलना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, जो जो चीज़ें चाहिए उन्हें एक्वायर करो और इम्प्लीमेंट करना जरूरी है प्रॉपर वे में। चेंज मैनेजमेंट, जब भी रिक्वायर्ड हो हम लोगों को चेंज करना चाहिए। फिर बैकअप, रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी हमारे पास रहना चाहिए, अगर कभी भी कोई डिजास्टर आ जाए तो हमारे पास उसके लिए भी कोई प्लान होना चाहिए। प्रॉपर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे लिए होना चाहिए, पूरा बैंक के लिए लिखना है, प्रॉपर वे में डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। फिर CIA रहना चाहिए, सॉफ्टवेयर एंड डाटा फाइल का। CIA कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब बेटा आपकी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना, कोई अनऑथोराइज एक्सेस ना कर पाए। इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि कोई भी अनऑथोराइज बेटा प्रोसेस ना कर पाए, चेंज मॉडिफाई ना कर पाए। और अवेलेबिलिटी, जब भी चाहिए तब हम लोगों को रिक्वायर्ड होने पर मिल जाए। इंसिडेंट रेस्पॉन्स एंड मैनेजमेंट होना चाहिए, जब भी कोई इंसिडेंस हो जाए अनडिजायर्ड तो उस पर किस तरीके से रेस्पॉन्स करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। मॉनिटर होना चाहिए बेटा एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग सर्वर का, तो आप मॉनिटर करेंगे प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, कोई एरर तो नहीं है। अगर हम आउटसोर्स कर रहे हैं तो SLM में वैल्यू एड करना चाहिए। वैल्यू एड का मतलब और एक्स्ट्रा अपने को ना इंक्रीमेंट बढ़ाना चाहिए ताकि रिस्क ट्रांसफर हो जाए। यूजर ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन हमारे लिए ऑपरेशनल पर्सनल को देनी चाहिए। फिर हमने देखा था बेटा एप्लीकेशन कंट्रोल्स, जो कि ना बेटा हमारे लिए प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट करते हैं बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर। बेसिकली ये इनबिल्ट होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो इंश्योर करते हैं कि एक्यूरेट एंड रिलायबल प्रोसेसिंग हमारे लिए होगा। These are designed to ensure completeness, accuracy, authority and validity of data captured and transaction processing। तो यहाँ पर 5-6 हम लोगों ने देखा था। डाटा एडिट्स, separation of business function, balancing of processing total, transaction logging, error reporting and exceptions reporting। ये कुछ एग्जाम्पल है हमारे लिए एप्लीकेशन कंट्रोल के। अब हम लोग 3 और टॉपिक है बेटा कंट्रोल में, वो लेकर आज फिनिश करते हैं कंट्रोल का टॉपिक। फिर एक आखिरी में ERM रहेगा, ये पार्ट बी भी आपका खत्म होगा। पार्ट बी थोड़ा सा अजीब थ्योरी है, बाकी ठीक है। पार्ट ए भी प्रॉपर वे में याद होता है, इसके आगे की भी चीज़ें प्रॉपर वे में याद होगी। इसके बाद ना हम लोग ना बिजनेस प्रोसेस जो है, क्योंकि हम ऑटोमेटेड बिजनेस प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो बिजनेस के जो प्रोसेस है ना उनमें रिस्क एंड कंट्रोल क्या है। लाइक हमारे लिए परचेज के टाइम, सेल के टाइम, HR के टाइम, जनरल अकाउंटिंग के टाइम क्या क्या रिस्क है, क्या कंट्रोल है, वो पार्ट सी में रहेगा। फिर हम लोग रेगुलेटरी एंड कंप्लाइंसेस रीड करेंगे, बिल्कुल लाइक दैट आपने आईटी जैसा आपने रीड किया था, आईटी एक्ट वगैरह, प्राइवेसी पॉलिसी, वो सारा पार्ट चैप्टर 5 का वही कंटेंट यहाँ भी आएगा। और फिर एक अपन फ्लो चार्ट वाला टॉपिक हम लोग रीड करेंगे। तो आगे इतना प्रॉब्लमेटिक टॉपिक नहीं रहेगा, बट हाँ ठीक है, ये जो 4-5 क्लासें हैं ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस जाता है। अब आता है कि अगर आपका आईटी कंट्रोल है, आप आपके ऑर्गेनाइजेशन में आईटी कंट्रोल कर रहे हैं, तो आईटी कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है, इसके इंडिकेटर क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा आईटी कंट्रोल हो रहा है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, लेट बी थिंक, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे आईटी कंट्रोल प्रॉपर हो रहा है। सर एरर को हम प्रिवेंट कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, करेक्ट कर रहे हैं, तो हम मानकर चलेंगे कि हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जब भी रिक्वायर्ड हो रहा है चेंज करने का तो हम चेंज कर पा रहे हैं। कस्टमर का सपोर्ट सिस्टम हमारे लिए बहुत अच्छा है। जब जब भी इंफॉर्मेशन हमारे लिए CIA प्रॉपर वे में हो रहा है,
तो ये कुछ इंडिकेटर हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर वे में आईटी कंट्रोल हो रहा है। तो आईटी कंट्रोल के की इंडिकेटर क्या है? टेक्निकली बेटा हम लोग कहें तो हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आईटी बहुत प्रॉपर वे से कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो 8 बेटा यहाँ पर हमारे लिए हैं। देखो, द एबिलिटी टू एग्जीक्यूट एंड प्लान न्यू वर्क, नए वर्क को हम अच्छे से बेटा एग्जीक्यूट कर पाए। एज आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस, जब भी हम लोगों को रिक्वायर्ड है हम प्रॉपर वे में अपग्रेड कर पा रहे हैं, मतलब हमारे यहाँ अच्छा आईटी कंट्रोल हो रहा है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट आर डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड विद इन बजट, हम हमारा कोई भी प्रोडक्ट बेटा टाइमली डिलीवर कर पा रहे हैं, इन बजट डिलीवर कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे लिए यहाँ बेटा अच्छा आईटी कंट्रोल है। एबिलिटी टू एलोकेट रिसोर्स प्रिडिक्टेबली, जो प्रिडिक्ट हम लोगों ने कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग रिसोर्स को अलग अलग प्रोजेक्ट पर बेटा एलोकेट कर पा रहे हैं। कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आपको कंसिस्टेंट अवेलेबल हो रही है और एक्यूरेट रिलायबल इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए यहाँ मिल रही है। एंड आईटी सर्विस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर कस्टमर, बिजनेस पार्टनर एंड अदर एक्सटर्नल इंटरफेस, तो हमें लगेगा कि हमारे यहाँ प्रॉपर आईटी कंट्रोल हो रहा है। मान लीजिए हम लोगों ने अमेजन से प्रोडक्ट मंगाया, मंगाते वक्त हम लोग चेक करते हैं ना हमारा स्टेटस क्या है, ये एक्चुअल हम लोगों को मिल रहा है, अवेलेबल हम लोगों को मिल रहा है जब भी हमें रिक्वायर्ड है, रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऐसा नहीं कहीं और प्रोडक्ट पहुंच गया और हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिले तो कंट्रोल प्रॉपर नहीं हो रहा है ना। तो बेसिकली आईटी कंट्रोल इफेक्टिव तब है जब हमारे लिए 8 पॉइंट बेटा हम लोगों ने, एबिलिटी टू एग्जीक्यूट एंड प्लान न्यू वर्क, जैसे कि हम लोग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर पा रहे हैं, जब भी रिक्वायर्ड हम लोगों को हो रहा है, जो प्रोजेक्ट हम लोगों ने डेवलप किए हैं वो बेटा हम लोग टाइमली एंड बजट में डिलीवर कर पा रहे हैं, हम रिसोर्स को प्रिडिक्टेबली वे में बेटा एलोकेट कर पा रहे हैं, कंसिस्टेंट अवेलेबल एंड रिलायबल ऑफ इंफॉर्मेशन है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए, तो अच्छे वे में हमारा आईटी कंट्रोल हो रहा है। क्लियर कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट ऑफ की इंडिकेटर टू इफेक्टिव कंट्रोल, की क्लियर कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट ऑफ की इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल, तो इफेक्टिव कंट्रोल के जो भी की इंडिकेटर्स है ना ये अच्छे से कम्युनिकेट भी हो रहे हो कि हाँ सर ये सारे काम अच्छे प्रॉपरली हमारे लिए चल रही है, अगर इनमें एरर आ रही है तो भी मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए ताकि अगर वो कुछ और भी इम्प्रूव करना चाहे तो कर पाए। द एबिलिटी टू प्रोडक्ट एज अगेंस्ट, ये तो सबसे मेन है ना, कोई नई वनरेबिलिटी एंड थ्रेट्स अगर हमारे लिए हैं, and to recover from any disruption of IT service quickly and efficiently, हम कितनी अच्छी तरीके से बेटा ना प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को न्यू वनरेबिलिटी एंड थ्रेट से, और कैसे रिकवर कर रहे हैं अगर आईटी में कोई डिस्ट्रप्शन हमारे लिए आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो क्विकली एंड इफेक्टिवली अगर हम लोग उसको बेटा रिकवर कर पा रहे हैं तो हमारे यहाँ अच्छा आईटी कंट्रोल है। एफिशिएंट यूज ऑफ ए कस्टमर सपोर्ट सेंटर और हेल्प डेस्क, कस्टमर के सपोर्ट सेंटर और हेल्प डेस्क को हम लोग एफिशिएंट यूज कर पा रहे हैं, और हमारे यहाँ हाइटेंड सिक्योरिटी अवेयरनेस ऑन द पार्ट ऑफ द यूजर एंड द सिक्योरिटी कंसिक्वेंसेस कल्चर, बहुत अच्छे से हमारे लिए टाइट बेटा सिक्योरिटी अवेयरनेस है और सिक्योरिटी कंसर्न्स कल्चर हमारे यहाँ प्रॉपर वे में है, इसका मतलब हमारे यहाँ अच्छा आईटी कंट्रोल हो रहा है। तो एक आईटी कंट्रोल इफेक्टिव है, इसके इंडिकेटर 8 बेटा हमारे लिए यहाँ इंडिकेटर होंगे जिससे ये लगेगा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक इफेक्टिव आईटी कंट्रोल हो रहा है। अब इफेक्टिव आईटी कंट्रोल के कौन कौन से? The ability to execute and plan new work such as IT infrastructure upgrade required to support new product and service, develop a project that are delivered on time and within budget, ability to allocate resources predictability, consistent availability and reliability of information, clear communication to management of key indicators of effective control, ability to protect against new vulnerability and threats and to recover from any disruption of IT service quickly and efficient, and the efficient use of a customer support center or help desk, and heightened security awareness on the part of the user and a security कॉन्सियस कल्चर हमारे यहाँ पर है। तो ये 8 बेटा हमारे लिए इंडिकेटर, देखिए डेली आधा आधा घंटा भी हम लोग करेंगे ना अभी, ठीक है अपन थोड़ा थोड़ा भी करते चलेंगे तो बहुत बेटर वे में चीज़ें याद हो जाएगी, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा टॉपिक ही इन्हें याद करते चलो, बीच में गैप भी दे रहा हूँ ताकि पीछे की चीज़ें भी रिवाइज कर लो, जब भी लॉकडाउन खुलेगा हम लोग वापस से इन चीज़ों को गो थ्रू कर पाएंगे स्पीडली, ताकि आप लोगों को ना फिर जब व्यू करा एक तरीके की रिवीजन टॉपिक हो जाएगा। इसलिए अभी जो टाइम मिल रहा है ना घर पर, उसको यूटिलाइज आप प्रॉपर वे में करो ताकि इन थ्योरी के कंटेंट भी हमारे लिए अच्छे से हो जाए। तो अगला हमारे लिए आता है इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल बेटा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल हम लोग डालेंगे ना उससे कहते हैं इंटरनल। आईटी कंट्रोल तो सिर्फ आईटी एनवायरनमेंट के लिए, ऑल ओवर हमारे लिए जो कंट्रोल डाला जाएगा ना उससे हम लोग इंटरनल कंट्रोल कहते हैं।
इंटरनल कंट्रोल ऑडिटिंग का एक पार्ट है SA 315। तो ऐसे आप लोग बेटा स्पेशल ऑडिटिंग में बेटा 315 बेटा जब रीड करोगे ना, तो ऐसे 315 में आप लोग इंटरनल कंट्रोल को बहुत डिटेल से रीड करोगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनली जो कंट्रोल करना होता है, कैसे आप इंटरनल कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसे 315 कहता है कि 5 कंपोनेंट होते हैं हमारे लिए इंटरनल कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला हमारे लिए होता है कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डिसाइड करने होंगे, गोल डिसाइड करने होंगे, पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स बनानी पड़ेंगे कि हम क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल करना चाहते हैं। उससे हम लोग कहते हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट बनाने के बाद हम लोग रिस्क को असेस करते हैं कि रिस्क कहाँ है। जहाँ रिस्क ज़्यादा होगी वहाँ हम लोग कंट्रोल ज़्यादा डालेंगे, जहाँ रिस्क हमारे लिए कम होगी वहाँ हम लोग कंट्रोल कम डालेंगे। तो रिस्क का असेसमेंट हम लोगों को करना पड़ेगा, और ये करने के बाद हम कंट्रोल एक्टिविटीज़ डालेंगे। जहाँ जहाँ जैसे जैसे रिस्क, वहाँ वहाँ हम लोग उस वे का कंट्रोल एक्टिविटीज़ को वहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। ये करने के बाद सिर्फ एक्टिविटीज डाल देने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग उनकी इंफॉर्मेशन आपके स्टेक होल्डर को नहीं दोगे, एम्प्लॉय को बताओगे तो सही ना, ये कंट्रोल हमने डाले हैं, इस तरीके से काम में लेना है। तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन हमारे लिए सबसे बड़ा पार्ट होगा। और उसके बाद ये सब हो जाने के बाद भी हम लोग मॉनिटरिंग करेंगे। मॉनिटरिंग करने का मतलब जितनी भी एक्टिविटीज आप लोगों ने डाली है, ये प्रॉपर वे में काम कर रही है या नहीं कर रही है, इनमें किसी तरह का एरर तो नहीं है। अगर ये प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पा रही तो हमें इम्प्रूव क्या करना है, लोगों को कुछ ट्रेनिंग की रिक्वायर्ड हो तो हम ट्रेनिंग यहाँ पर देंगे। तो ये हमारे लिए टोटल मिलाकर यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल करने के लिए। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, तो ये पॉलिसी प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हम डिजाइन करते हैं, जो आपको एश्योर करते हैं कि आपका गोल अचीव होगा, और रिस्क हमारे लिए मिटिगेट रहेगा। बेसिकली कंट्रोल का मीनिंग ही हमारे लिए इंटरनल कंट्रोल का वर्डिंग आता है। तो ऐसे 315 आपको ये बोलता है कि इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आप ऐसे 315 में ऑडिट में वापस से डिटेल से भी पढ़ोगे। तो 5 बेटा हमारे लिए यहाँ पर कंपोनेंट होते हैं। एक तो कंट्रोल एनवायरनमेंट सबसे पहले डालना पड़ेगा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एनवायरनमेंट तो बनाना पड़ेगा ना, गोल सेट करने पड़ेंगे। ये सारा काम टॉप मैनेजमेंट का होगा, लाइक हम लोग अटेंडेंस लेते हैं, तो ये डिसाइड तो करना पड़ेगा, कंट्रोलिंग है एक तरीके का, कौन कब आ रहा है कौन कब जा रहा है। तो ये एनवायरनमेंट तो हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा कि किस किस एक्टिविटीज में हमारे लिए रिस्क कितना इन्वॉल्व है, और उस रिस्क के अकॉर्डिंग हम लोग बेटा यहाँ पर कंट्रोल एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करेंगे कि जब भी कोई बंदा आ रहा है तो यहाँ तो हम लोग थंब इम्प्रेशन से अटेंडेंस लेंगे। तो एक तरीके का कंट्रोल एक्टिविटीज हमारे लिए हो गया। फिर इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन तो डालना पड़ेगा ना, जब भी आप आओ जब भी जब जाओ तो आपको थंब इम्प्रेशन करना है। ये आप कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, नहीं हमने तो डाल रखा है, तो वर्क में नहीं हो पाएगा ना। यूजर आईडी पासवर्ड आपको डालना ही पड़ेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन हम लोगों को रखना पड़ेगा, और आखिरी में मॉनिटरिंग करना पड़ेगा रियली में हमने जो स्टैंडर्ड सेट करे हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या फिर उनमें किसी तरह की कोई एरर तो नहीं है। ये हमारे लिए ऐसे 315 बोलता है इंटरनल कंट्रोल के 5 कंपोनेंट हमारे लिए होते हैं। तो ऐसे 315 डिफाइंस द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटर कंट्रोल के डिफाइन करता है बेटा सिस्टम को। द प्रोसेस डिजाइंड, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन बाय दोज चार्ज विथ गवर्नेंस। किसके थ्रू बेटा ये बनाई जाती है, जो गवर्नेंस करते हैं, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल, टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट द अचीवमेंट ऑफ एनी एंटिटी ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ताकि आप विश्वास कर सको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिलायबल है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन हमारे लिए इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो रहे हैं। सेफगार्ड ऑफ असेट्स, असेट्स हमारे लिए सेफगार्ड है। एंड कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉ एंड रेगुलेशन। इन 4 चीजों के लिए जो गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट एंड पर्सनल जो है, जो रिस्पॉन्सिबल है बेटा आप लोगों के लिए, वो बंदे जो प्रोसेस डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन करते हैं, उससे हम लोग इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं। तो ऐसे 315 बोलता है कि इंटरनल कंट्रोल का मतलब द प्रोसेस डिजाइंड, implement and maintained by those charged with, किसके थ्रू चार्ज हो रहे हैं, governs management and other personnel to provide reasonable assurance about the achievement of the organization effect objectives regarding किस किस बातों के साथ, reliability financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, safeguard of assets and compliance with applicable law and regulation हमारे लिए होते रहे। इसके लिए जो कंट्रोल हम लोग डालते हैं वो हमारे लिए इंटरनल कंट्रोल है। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या करते हैं, देखो अपन ऊपर ही बोल दिया, वही सारी चीजें रहेंगी हमारे लिए। ये अपन ने बोल भी दिया ना, चारों इन्हीं को लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे हमने एक बोला ना, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इफेक्टिव एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, सेफगार्ड ऑफ असेट्स एंड कंप्लायंस विद सेफगार्ड ऑफ असेट्स एंड कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। ये हमारे लिए बेटा यहाँ पर 4 काम हमारे लिए इंटरनल कंट्रोल यहाँ पर करता है।
तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बेटा 4 चीजें मेन करते हैं बेटा। सबसे पहला तो आप लोगों के लिए यहाँ पर रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रखता है। रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो 4 काम हो गए देखो। हेल्प इंश्योर दैट रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। सेकंड हमारे लिए इफेक्टिव फैसिलिटेट द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। थर्ड बेटा हेल्प सेफगार्डिंग द असेट्स ऑफ द एंटिटी। असेट्स क्या होता है ये हम लोगों ने सेकंड कंटेंट में पढ़ा था। रिस्क मैनेजमेंट में हम लोगों ने असेट कहा था। वैल्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी बेटा वैल्यू रखता है वो सब असेट है, चाहे इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉय वगैरह सारी चीजें। साथ ही में बेटा हमारे लिए एसेट कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस हमारे लिए पूरा कर देता है। अब इसके कंपोनेंट कितने हैं तो याद रखना, द 5 कंपोनेंट ऑफ एनी इंटरनल कंट्रोल एज दे रिलेट टू ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट आर एक्सप्लेन्ड बिलो। तो 5 बेटा हमारे लिए कंपोनेंट होंगे। पहला होगा हमारे लिए कंट्रोल एनवायरनमेंट, सेकंड होगा बेटा रिस्क असेसमेंट, थर्ड होगा हमारे लिए कंट्रोल एक्टिविटीज, फोर्थ होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड फिफ्थ होगा बेटा मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल। तो सबसे पहला काम ही यही होगा ना, कंट्रोल एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या होगा बेटा, यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड डिसाइड करेंगे। कौन डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट। और ये इंश्योर करना चाहेगा ना कि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लिए पूरी तरीके से फॉलो हो। ये एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है सबसे पहले बेटा हम लोगों को यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल करने के लिए। तो द कंट्रोल एनवायरनमेंट इज अ सेट ऑफ, कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है बेटा, सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड द बेसिस फॉर कैरिंग आउट इंटरनल कंट्रोल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट क्या है, ये बेटा वो स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर है, प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए कि इंटरनल कंट्रोल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से फॉलो होगा। और ये कौन डिसाइड करते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट एस्टैब्लिश द टर्न एट द टॉप रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ कंडक्ट। कौन कौन से हम लोगों को स्टैंडर्ड करने हैं, जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, वो डिसाइड करता है कंट्रोलिंग कैसे करना है, कितनी बजे आना है, कितनी बजे जाना है। लाइक दैट मैनेजमेंट बेटा यहाँ डिसाइड करेगा। मैनेजमेंट रीइंफोर्स एक्सपेक्टेशंस एट द वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है उसे डिसाइड करेगा। The resulting control environment has a pervasive impact on the overall system of the internal control। इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट परवेसिव होगा, मतलब आपके पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे लिए इंटरनल कंट्रोल के यहाँ पर आएंगे जब आपने कंट्रोल एनवायरनमेंट डिसाइड कर दिया। अब रिस्क असेस करोगे, देखो रिस्क हमारे हर एक्टिविटीज में होती है, एक्सटर्नल से भी और इंटरनल रिसोर्सेज से भी। रिस्क क्या होती है बेटा, वो इवेंट जो कि हमारे लिए एडवर्सली इफेक्ट डालेंगे, हमारे ऑब्जेक्ट्स को स्टैंडर्ड डेविएशंस लाएंगे, उसे हम लोग रिस्क कहते हैं। तो रिस्क असेसमेंट इन्वॉल्व डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब बेटा ना बहुत बड़े लेवल पर असेसमेंट करना पड़ेगा, एक रिजिड नहीं, डायनेमिक है, हर एक्टिविटीज में अलग अलग रिस्क रहेगी, तो सबका असेसमेंट हम लोगों को करना पड़ेगा। हर बार बदलती रहती ना, हर एक टाइम के साथ बदलती रहेगी, हर इवेंट के साथ बदलती रहेगी, इसलिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डायनेमिक। एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क टू द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हमारे लिए कौन कौन से रिस्क असेस हो रहे हैं और उनको आइडेंटिफाई करना, ये हमारे लिए प्रोसेस रिस्क असेसमेंट कहलाते हैं। रिस्क असेसमेंट फॉर्म्स द बेसिस फॉर डिटरमाइन हाउ रिस्क विल बी मैनेज्ड। तो ये इस अकॉर्डिंग डिटरमाइन की जाती है कि कैसे हम लोग बेटा रिस्क को मैनेज करेंगे। ए प्रीकंडीशन टू रिस्क असेसमेंट इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव लिंक्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ द एंटिटी। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं, इनको डिफरेंट लेवल ऑफ एंटिटी के साथ बेटा हम लोग लिंक करते हैं। मैनेजमेंट स्पेसिफाइज ऑब्जेक्टिव विद इन कैटेगरी ऑफ, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, ऑपरेशंस, रिपोर्टिंग एंड कंप्लायंस विद सफिशिएंट क्लैरिटी टू बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड एसेस रिस्क टू दोज ऑब्जेक्टिव। तो पहले ऑब्जेक्ट डिसाइड होते हैं कि हमने करना क्या, उसके अकॉर्डिंग रिस्क डिसाइड होगा ना कि इस ऑब्जेक्ट को अचीव करने में हम लोगों के लिए कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व है। जब ये सब कुछ डिसाइड हो जाए ना, तो फिर हम लोग बेटा यहाँ पर कंट्रोल एक्टिविटीज डालेंगे। तो ये एक्शंस होंगे। Control activities are the actions established through policies and procedures that help ensure that management directives to mitigate risk to the achievement of objective are carried out। तो कंट्रोल एक्टिविटीज एक्शंस है बेटा जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स के थ्रू बेटा हम एस्टेब्लिश करेंगे ताकि हम रिस्क को मिटिगेट कर सकें और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएं। कंट्रोल एक्टिविटीज आर परफॉर्म एट ऑल लेवल ऑफ एंटिटी एट वेरियस स्टेज विद इन बिजनेस प्रोसेस एंड ओवर द टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। ये कंट्रोल एक्टिविटीज हर स्टेज पर बेटा हमारे लिए फॉलो होगी। ये प्रिवेंटिव भी हो सकती है और डिटेक्टिव इन नेचर भी होगी। प्रिवेंट करना मतलब रोकना, और कोई आ गया है तो उसे डिटेक्ट करना।
एंड में इनकम्पास ए रेंज ऑफ, ये मैनुअल भी हो सकती है, ऑटोमेटेड भी हो सकती है, जैसे ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल लेना, कोई भी काम करने से पहले वेरिफिकेशन कराना, रिकंसिलेशन करना, जैसे अपन ने पढ़ा ना परचेज टू पे वाले में, रिकंसिलेशन आप लोग मैनुअली कर सकते हो, बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यू करना, ये सब कंट्रोल एक्टिविटीज है। अब एक कंटेंट और क्या रखा है कि कंट्रोल एक्टिविटीज में आपके एलिमेंट इंक्लूड होते हैं जो इंश्योर करते हैं कि ट्रांजेक्शन आर ऑथोराइज है, ड्यूटीज आप लोगों ने सेग्रेट कर रखी हैं, एडिक्वेट डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स आर मेंटेन हो रहे हैं, एसेट्स एंड रिकॉर्ड आर सेफगार्ड है हमारे लिए, इंडिपेंडेंट चेक ऑन परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिकॉर्ड हो रहा है, मतलब हर काम हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, तो हमारे लिए सेफगार्ड है, ऑथोराइजेशन लिया जा रहा है, वेरिफिकेशन किया जा रहा है, एसओडी सेग्रेशन ऑफ ड्यूटीज हमारे लिए है, रिकॉर्ड्स मेंटेन, लोग तैयार किए जा रहे हैं ताकि कोई कभी एरर हो तो पकड़ सकें किसने करा है, एसेट्स और रिकॉर्ड हमारे सेफगार्ड है, प्रॉपर बेटा सिक्योरिटी में रखे हुए हैं, तो ये सब हमारे लिए एक तरह का कंट्रोल एक्टिविटीज हमारे लिए है। और इन सब के लिए एक बंदा होता है जिससे हम लोग इंटरनल ऑडिटर करते हैं, ये आर ऑल्सो कंसर्न विद एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल टू अचीव इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव, तो इनको अचीव करने के लिए एक बंदा होता है जिससे हम लोग इंटरनल ऑडिटर कहते हैं, वो ऑडिट कर देगा कि हमने जो कंट्रोल एक्टिविटीज डाला है वो प्रॉपर वे में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। फिर आता है बेटा हमारे लिए इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, जो भी चीजें हम लोगों ने डिसाइड करी ना, इनके इंफॉर्मेशन दोनों तरीके से, टॉप मैनेजमेंट बॉटम को भी, बॉटम से टॉप को भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन हमारे लिए जारी रहना चाहिए। तो इंटरनल कंट्रोल के लिए जो भी चीजें हमने डिसाइड करी, ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर तो होनी चाहिए ना, तो ये एक कंपोनेंट होगा, इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी फॉर द एंटिटी टू कैरी आउट इंटरनल कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन सपोर्ट टू द अचीवमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव, तो इन्फॉर्मेशन बेटा हम लोगों को कैरी आउट करनी होती है कि किस किस का काम है, कौन कौन करेगा, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट ऑब्टेन्स और जनरेट and uses relevant and quality information from both internal and external sources to support the functioning of other components of internal control, तो इंटरनल कंट्रोल को सपोर्ट करने के लिए हम मैनेजमेंट क्या करेगा, रिलेवेंट एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन लेगा, कहाँ कहाँ से सर, इंटरनल से भी ले सकता है और एक्सटर्नल रिसोर्सेस भी ले सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल हम सर्वे करवा सकते हैं ना, जैसे हमको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हमारा प्रोडक्ट प्रॉपर कितना सेटिस्फाई कर रहा है कस्टमर को, तो हम किसी थर्ड एजेंसी से सर्वे करा सकते हैं, वहां से हमको रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिले ताकि हम लोगों को और क्या मॉडिफाई करना है ये सब हमें पता चले, तो इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। अब कम्युनिकेशन इज द कंटिन्यूअल रेगुलर कम्युनिकेशन होना चाहिए, इंटरेक्टिव प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग शेयरिंग एंड ऑब्टेनिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, तो रेगुलर चलने वाला एक प्रोसेस है जो कि प्रोवाइड शेयर एंड ऑब्टेन करेगा नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन इज हाउ इन्फॉर्मेशन इज disseminated throughout the enterprise, तो इंटरनल कम्युनिकेशन ना बेटा ये बताता है कि कैसे आप लोगों के लिए एंटरप्राइजेस में फॉलोइंग अप डाउन एंड अक्रॉस द एंटिटी, फॉलोइंग अप ऊपर से नीचे, डाउन ऊपर से नीचे, डाउन अप ऊपर जाना, क्रॉस एक दूसरे में सेम हायरार्की के वाले बंदे को बेटा इंफॉर्मेशन देना। इट एनेबल पर्सनल टू रिसीव ए क्लियर मैसेज फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट दैट कंट्रोल रिस्पांसिबिलिटी शुड बी टेक सीरियसली, ताकि हर बंदे को क्लियर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के थ्रू मिले ताकि वो काम को रिस्पांसिबिलिटी को सीरियसली से ले, तो ये तो था इंटरनल कम्युनिकेशन। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी टू फोल्ड होता है, हमारा बाहर के लोगों को देना, बाहर के लोगों से हमें इंफॉर्मेशन मिलना, तो इंटरनल तो तीन होता है, फॉलोइंग अप डाउन एंड अक्रॉस द एंटिटी, और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन टू फोल्ड होता है, इट एनेबल इनबाउंड कम्युनिकेशन ऑफ रिलेवेंट एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन उनसे लेना एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल पार्टीज इन रिस्पॉन्स टू रिक्वायरमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, ये हमारे लिए कम्युनिकेशन रहता है। बार सारा देख ले फिर व्यू कर लेंगे एक बार फटाफट से। अब ये पांचों जो है ना, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल जो भी हम लोगों ने डाला है, इस सबको हमें कंट्रोल की मॉनिटर करना होगा, इवेल्युएट करना होगा कि हमने जो प्रोसेस डिफाइन किए वो प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, नहीं हो रहे होंगे तो हम लोग वापस से उनको री इन्फॉर्म करेंगे, प्रॉपर वे में कंट्रोल डालेंगे। मॉनिटरिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं, ऑन गोइंग इवेल्यूशन कर सकते हैं। ऑन गोइंग इवेल्यूशन का मतलब तो होता है जब एक्टिविटीज चल रही है ना तभी हम लोग इवेल्युएट करें, सेपरेट इवेल्यूशन कर सकते हैं, अलग से बाद में जब काम पूरा हो जाए तब इवेल्युएट करें, और सम कॉम्बिनेशन ऑफ द two are used to ascertain whether each of the 5 components of internal control including controls to affect the principle within each component is present and functioning। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ऑनगोइंग का मतलब जब काम हमारे लिए चल रहा है ना, इन बिटवीन ही हम लोग बेटा वहाँ पर इवेल्यूशन करें कि प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक काम पूरा होने के बाद सेपरेट इवेल्यूशन करें या दोनों में से कॉम्बिनेशन हम लोग कर सकते हैं। और मकसद क्या रहेगा कि हमारा जो भी बेटा यहाँ पर काम किया गया है, ईच कंपोनेंट इज प्रेजेंट एंड फंक्शनिंग,
पूरी तरीके से काम में लिया जा रहा है और वर्क हो रहा है हमारे लिए। ongoing evaluation built into business process at different level of the entity। ongoing evaluation हर प्रोसेस में ही आप लोगों के लिए इनबिल्ट होता है कि आपको ना जब भी परचेज करा है तो डॉक्यूमेंट चेक होंगे, इवेल्युएट होंगे, ये ऑनगोइंग है। एक तो साल के अंत में मैं चेक करूँ, ये तो हो गया सेपरेट, सब काम पूरा हो गया बेटा उसके बाद चेक करें। एक ऑनगोइंग जब भी पेमेंट करें उससे पहले रिकंसिलेशन करें, तो ये इनबिल्ट होता है हमारे लिए। सेपरेट इवेल्यूशन कंडक्टेड पीरियडिकली, कि साल भर बाद हम लोग चेक करें। will vary in scope and frequency depending on assessment of risk। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है, हर 3 महीने में, हर 4 महीने में, हर 6 महीने में। रिस्क जितनी ज़्यादा होगी उतनी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। इफेक्टिवनेस ऑफ ऑनगोइंग एवेल्यूशन एंड अदर मैनेजमेंट कंसिडरेशन। तो सेपरेट एवेल्यूशन डिपेंड करेगा कि आपकी रिस्क का असेसमेंट कितना था, इनफैक्ट आपका ऑनगोइंग एवेल्यूशन कितना अच्छे से हो रहा है। अगर अच्छे से हो रहा होगा तो हमारे लिए बार बार बेटा सेपरेट एवेल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा हमारे लिए 5 कंपोनेंट यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल के रहेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते, छोटा ही पॉइंट है। देखो इंटरनल कंट्रोल कौन डिसाइड करता है, तो इंटरनल कंट्रोल के लिए हम लोगों को पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है और वो मैनेजमेंट हमारे लिए बनाता है। अब ना इसकी कुछ लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की भी। 5 बेटा हमारे लिए यहाँ लिमिटेशन है, छोटा ही पॉइंट है, इजी पॉइंट है, वो देख लेते हैं, उसके बाद रिव्यू करा देता हूँ। तो internal control, no matter how effective, can provide an entity with only reasonable assurance and not absolute assurance about। अच्छा एक बात समझो, हमने तो डाल दिया कि ना हमारे लिए ना अटेंडेंस मैनुअली चलो मान लो हो रही है, रजिस्टर में हमारे लिए होनी चाहिए, लेकिन इट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन कि जो बंदा ले रहा है ना उस पर डिपेंड करेगी वो कितने अच्छे से कर रहा है। हम मान लो ऑटोमेटेड भी कर रहे हो, लेकिन मान लीजिए कोई टेक्निकल बंदा था हमारा एम्प्लॉय और वो हैक कर क्या करेगी, उसकी लीव को बेटा प्रेजेंट में बदल दे, तो ये तो कंट्रोल सिस्टम का थ्रेट हो गया ना बेटा, हमारे लिए टूट गया यहाँ पर। तो ये रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपके कितने अच्छे से बंदे काम हमारे लिए कर रहे हैं। तो 5 इसकी लिमिटेशन होती है। एक्चुअली क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल में कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो मैनेजमेंट कई बार ना कंसिडर नहीं करता है। मैनेजमेंट कंसिडरेशन दैट द कॉस्ट ऑफ एन इंटरनल कंट्रोल डज नॉट एक्सीड द एक्सपेक्टेड बेनिफिट टू बी डिराइव्ड। तो इंटरनल कंट्रोल जब भी वो डालेगा तो वो देखेगा कि बेनिफिट कभी भी कॉस्ट से कम नहीं रहनी चाहिए। अगर बेनिफिट कम मिल रहे होंगे तो वो इग्नोर कर देगा। कि इंटरनल सेकंड बेटा, इंटरनल कंट्रोल हमारे लिए do not tend to be directed at transactions of unusual nature। जो यूजुअल नेचर के है ना उन्हीं पर बेटा ये एरर को डिटेक्ट कर सकता है। हम लोग कंट्रोल प्री रिस्क असेसमेंट के थ्रू करते हैं। अब जो जो रिस्क हमारे माइंड में पहले से होगी उसी की तो कंट्रोल डालेंगे। अचानक से कोई रिस्क आ जाए लाइक कोरोना या पॉइंट ऑफ, तो हमने मलेरिया का तो इलाज ढूंढ रखा था, मगर हम लोगों ने इसका तो नहीं ढूंढ रखा था। तो अब हम लोग इस पर डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे ना, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं था। तो यही कंट्रोल आप लोगों के लिए इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन में रहेगा। जो यूजुअल नेचर के ट्रांजेक्शन्स है ना उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, अनयूजुअल के कंट्रोल नहीं कर सकते। कई बार बेटा इनका इंटरनल कंट्रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली हमारे एम्प्लॉइज पर होती है, मगर कई बार क्या होता है कि ये जो एम्प्लॉइज होते हैं ना वही हमारे लिए इंटरनल कंट्रोल को कॉल्यूशन करते हैं, उन्हीं को तोड़ देते हैं, जानबूझकर ना वो इन्फॉर्मेशन को हैक कर देते हैं या यूजर आईडी पासवर्ड किसी और को दे देते हैं। The possibility that a person responsible for exercising an internal control could abuse the responsibility, वो अपनी responsibility को ही abuse करते बेटा। responsibility को abuse करने का मतलब अपने right का misuse करना। तो जो उसे राइट हम लोगों ने दिए हैं वो इसका अगर मिसयूज करे, हमने बैंक में किसी को लोन देने की परमिशन दे रहे कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में बेटा लोन बांट दे बिना किसी प्रॉपर चेकिंग के, उसका काम था, मगर उसने अपनी राइट्स को मिसयूज कर लिया। लोन देना उसका काम था, मगर उसने ना अब्यूज करा अपने वर्किंग को। और कई बार मैनेजमेंट खुद ही बेटा जानबूझकर गलतियां करते हैं, और करता भी है मैनेजमेंट। कई में देखा होगा आपने कि गलत फाइनेंशियल रिपोर्ट्स वगैरह बना दी जाती है। मैनेजमेंट खुद ही बेटा जानबूझकर गलती करने को कहे तो फिर तो कितने ही कंट्रोल डालो ना, उससे तो कुछ होगा नहीं। तो मैनिपुलेशन बाय मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ट्रांजैक्शन और एस्टिमेट्स एंड जजमेंट रिक्वायर्ड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो मैनेजमेंट खुद मैनिपुलेट हमारे लिए करा सकता है। तो देखो 5 बेटा हमारे लिए लिमिटेशन है। मैनेजमेंट ये कंसिडर हमेशा करेगा कि कॉस्ट कभी भी हमारे लिए बेनिफिट से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। ये अनयूजुअल नेचर्स की चीज़ों को नहीं डिटेक्ट कर सकता है। पॉसिबिलिटीज रहती है कि इंटरनल कंट्रोल कोल्यूजन हो जाए एम्प्लॉइज के थ्रू। साथ ही में बेटा जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अब्यूज करे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, मिसयूज करे टेक्निकली, और मैनेजमेंट खुद मैनिपुलेट करा दे बेटा चीज़ों को। तो ये हमारे लिए 5 यहाँ पर लिमिटेशन रह सकती है। तो की इंडिकेटर 8 देखे थे हम लोगों ने, 8 की इंडिकेटर हम लोगों ने देखे थे। एक तो बेटा एबिलिटी टू एक्सिक्यूट एंड प्लान न्यू वर्क सच एज IT infrastructure upgrade required to support new product and services,
डेवलपमेंट जो भी प्रोजेक्ट हम लोगों ने करा वो टाइमली एंड बजट में होना चाहिए। एबिलिटी टू एलोकेट रिसोर्स प्रिडिक्टेबली हमारे लिए होना चाहिए। कंसिस्टेंट अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए एंड आईटी सर्विस अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन फॉर कस्टमर बिजनेस पार्टनर एंड अदर एक्सटर्नल इंटरफेस होना चाहिए। क्लियर कम्युनिकेशन टू मैनेजमेंट होनी चाहिए। की इंडिकेटर एबिलिटी होनी चाहिए प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट न्यू वल्नरेबिलिटी एंड थ्रेट, रिकवर फ्रॉम एनी डिसरप्शन ऑफ आईटी सर्विस क्विकली एंड इफेक्टिवनेस होना चाहिए। एफिशिएंट यूज होना चाहिए बेटा कस्टमर सपोर्ट सेंटर का, और हमारे यहाँ हाइटेंड सिक्योरिटी अवेयरनेस होना चाहिए और सिक्योरिटी कॉन्फ्यूजन कल्चर अगर है तो ये इंडिकेटर है कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। फिर होता है कि इंटरनल कंट्रोल ऐसे 315 बोलता है कि प्रोसेस डिजाइन इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन की जाती है उनके थ्रू जो गवर्नेंस मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल जो प्रोवाइड करते हैं रीजनेबल एश्योरेंस अबाउट अचीवमेंट ऑफ द एंटिटी ऑब्जेक्टिव रिगार्डिंग चार चीजों के रिगार्डिंग reliability of financial reporting, effectively and efficient of operation, safeguarding of assets and compliance with applicable laws and regulation। ये इंटरनल कंट्रोल के चार बातें सिस्टम में रहती है। 5 कंपोनेंट है। कंट्रोल एनवायरनमेंट में सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर जो प्रोवाइड करता है कैरिंग आउट इंटरनल कंट्रोल अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीनियर मैनेजमेंट एस्टेब्लिश करता है बेटा इसको, मैनेजमेंट री इन्फॉर्म करता है कि वेरियस लेवल पर क्या क्या चाहिए, और इसकी वजह से बेटा हम लोगों को परसे हुए इम्पैक्ट हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर आते हैं। हर वीक में रिस्क है बेटा इंटरनल और एक्सटर्नल। रिस्क का मतलब वो इवेंट जो कि आपके एडवर्सली इफेक्ट डालता है। रिस्क असेसमेंट बेटा एक डायनेमिक है क्योंकि हर बार बदलती रहती है हर चीज़ की रिस्क, एंड इंटरेक्टिव आइटरेटिव बेटा प्रोसेस है फॉर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क टू अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को। रिस्क असेसमेंट बेटा हमारे लिए डिटरमाइन करता है रिस्क को मैनेज करने से रिलेटेड, और प्रेडिक्शन ऑफ रिस्क एस्टैब्लिश करता है बेटा हमारे लिए ऑब्जेक्टिव के थ्रू, और लिंक होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर। मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स विद इन कैटेगरीज ऑफ अलग अलग ऑपरेशनल कंप्लाइंसेस से रिलेटेड बेटा हमारे लिए यहाँ डिफाइन रहता है। कंट्रोल एक्टिविटीज जो कि हमारे लिए रिस्क से बचाएगी वो पॉलिसी एंड प्रोसीजर मैनेजमेंट यहाँ पर डालेगा जाकि रिस्क हमारे लिए कम से कम हो और हमारे ऑब्जेक्ट अचीव हो सके। कंट्रोल एक्टिविटीज बेटा हर लेवल पर हमारे लिए यहाँ पर फॉलो की जाएगी। ये प्रिवेंट भी हो सकते हैं और डिटेक्ट भी बेटा नेचर के हो सकते हैं, मैनुअल भी हो सकते हैं, ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑथराइजेशन, अप्रूवल, वेरिफिकेशन, रिकंसिलेशन, बिजनेस परफॉर्मेंस हमारे लिए हो गया। तो यही बेटा हमारे लिए पूरी तरीके से रिस्क कंटेंट रहेंगे। इंटरनल ऑडिटर बेटा हमारे लिए कंसर्न करेगा जो चेक करेगा। अब इंफॉर्मेशन हमारे लिए कैरी आउट की जाएगी ताकि आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। जनरेट करेगा रिलेवेंट एंड क्वालिटी इंफॉर्मेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज से। कम्युनिकेशन हमारे लिए रहेगा कंटिन्यूअल इंटरेक्टिव प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग, शेयरिंग एंड ऑब्टेनिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन। ये इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल में बेटा हमारे लिए फॉलोइंग अप डाउन एंड अक्रॉस हो सकता है, एक्सटर्नल में बेटा टू फोल्ड हो सकता है, हमारे थ्रू उनको देना, उनके थ्रू हमको लेना, और उसके बाद हम मॉनिटरिंग करेंगे प्रॉपर वे में। हम मॉनिटरिंग करने के लिए ऑनगोइंग इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, सेपरेट इवैल्यूएशन भी कर सकते हैं, और दोनों का कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं। ऑनगोइंग इवैल्यूएशन में बेटा हमारे लिए बिल्डिंग प्रोसेस होता है जो प्रॉपर वे में उसके साथ ही प्रोसेस के साथ साथ चेक होता है, जबकि पीरियडिकली जो हमारे लिए होता है उसे सेपरेट इवैल्यूएशन कहते हैं, और इसकी फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है कि आपके रिस्क असेसमेंट क्या था, ऑनगोइंग इवैल्यूएशन कितना अच्छा हो रहा है, और मैनेजमेंट क्या कंसिडरेशन हमारे लिए कर रहा है। लिमिटेशन क्या है बेटा, तो हमारे लिए 5 लिमिटेशन है इंटरनल कंट्रोल की। मैनेजमेंट कंसिडरेशन करता है कि कॉस्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल डज नॉट एक्सीड होना चाहिए इसके एक्सपेक्टेड बेनिफिट से, ये अनयूजुअल नेचर्स को नहीं डिटेक्ट कर सकता। साथ ही में बेटा पॉसिबिलिटीज हैं कि कोलिजन विद एम्प्लॉइज हमारे लिए हो जाए। पॉसिबिलिटीज ये भी है कि जिनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एक्सरसाइज करने की, वो अब्यूज करें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और मैनिपुलेशन कर दी जाए बेटा बाय मैनेजमेंट विद रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाने वो जानबूझकर गलत दिखा दे। तो फिर कितने ही कंट्रोल डालो ना, मैनेजमेंट खुद ही गलत है तो फिर सारा ही काम गलत हमारे लिए हो जाएगा। तो ये आप लोग तैयार करें अच्छे से, देखो जितना भी कर पाए इफेक्टिवली करो, टाइम का पूरा यूज करो, ताकि जब भी ओपन होना हम लोग उसके बाद बेटा एक बार फटाफट रिवाइज कर कोर्स को प्रॉपर वे में कर पाए। ओके, कल हम लोग ERM करते हैं, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ताकि पार्ट भी आपका फिनिश हो।